हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। कोरोना काल के इस कठिन समय में मैं उम्मीद करता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप सब अच्छी प्रकार पढ़ाई कर रहे होंगे। आज कक्षा 12 जीव विज्ञान एनसीईआरटी के अध्याय 12 जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग का तीसरा भाग और अंतिम भाग, जिसका टॉपिक है परजीवी जंतु 12.3 और 12.4 नैतिक मुद्दे या एथिकल इश्यूज के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। इस पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य है। जैसे जैसे विज्ञान और तकनीक का विकास होता गया, मनुष्यों ने अपने हित के लिए पूरी प्रकृति का प्रयोग किया, यहाँ तक कि जंतुओं को भी नहीं छोड़ा। दूसरे जंतुओं से जो उससे लाभदायक चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, दूध है, मांस है, ऊन है या न्यूट्रिटिव चीज़ें हैं, पोषक पदार्थ हैं, वो जो भी चीज़ें हमको मिल सकती हैं, उन सब का प्रयोग विज्ञान और तकनीक की मदद से अधिकाधिक मनुष्यों ने किया। और इस काम में सबसे ज़्यादा मदद किया बायोटेक्नोलॉजी ने, जेनेटिक इंजीनियरिंग ने। वैज्ञानिकों ने ऐसे जंतु बनाए जो उनके परंपरागत गुणों से अलग जंतु तैयार किए, उनमें वांछित जीन डालकर। ऐसे जंतुओं को परजीवी जंतु कहा जाता है, जिनमें जो उनके जीन से उसके अलावा कोई बाहरी जीन्स डाला जाता है, जिस जीन्स के गुण के बारे में हम जान रहे होते हैं, और उस गुण को प्राप्त करने के लिए वह जीन उस जंतु में हम डालते हैं। तो ऐसे जंतुओं को हम परजीवी जंतु कहते हैं। देखिए, परजीवी जंतु यानी कि जिनको हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं, ये होते कैसे हैं? ऐसे जंतु जिनके डीएनए में, ध्यान रहे, परजीवी यानी कि ट्रांसफॉर्म, ट्रांसजेनिक, जीन्स का ट्रांसपोर्टेशन हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। ट्रांसपोर्टेशन किसका? जीन्स का। कहाँ? एक जीव से दूसरे जीव में। तो ऐसे जीव को क्या बोलेंगे? परजीवी जंतु या ट्रांसजेनिक एनिमल्स। कुछ किताबों में परजीवी की जगह परजीनी भी लिखा है। तो ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा, यानी कि एक जंतु से लिया और दूसरे में ट्रांसफर कर दिया, एक अतिरिक्त यानी कि बाहरी जीन, जो जीव में जीन है वो तो है ही है, उसके अलावा एक बाहरी जीन व्यवस्थित होता है, उसमें डाला जाता है। और यह भी देखा जाता है कि उस लक्षणों का विकास वो करे, जिस लक्षण का जीन हम उसमें डाल रहे हैं, जो अपना लक्षण व्यक्त करता है, परजीवी जंतु कहते हैं। ठीक। अब ऐसे कितने जंतु तैयार हुए हैं, कैसे कैसे हैं? जैसे कि परजीवी चूहे, परजीवी खरगोश, परजीवी सुअर, भेड़, गाय व मछलियां आदि। ये सैल्मन फेमस है पूरे वर्ल्ड में। इसको भी ट्रांसजेनिक फिश बनाया गया, सैल्मन बनाया गया, जो आकार में ज़्यादा बड़ी और बेहतर मिली है। तो बेहतर चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं। तो इनका उपयोग कैसे कैसे होता है, इसमें भी एक बात ध्यान देने वाली चीज़ है कि इन सब में सबसे अधिक ट्रांसजेनिक एनिमल ये चूहे होते हैं, माइस। ध्यान रहे कि माउस का प्लूरल होता है माइस। ये है 95%। सभी ट्रांसजेनिक एनिमल्स में, सभी परजीवी जंतुओं में सबसे ज़्यादा 95% ये चूहे हैं। तो इनका प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है, स्टेप बाय हम लोग जैसे एनसीईआरटी में दिया गया है उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहली बात आती है सामान्य शरीर क्रिया व विकास। हम किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए सीधे मनुष्य को नहीं ले सकते, क्योंकि खतरा है। और अगर वह खतरे के कारण अगर मनुष्य की मृत्यु होती है, तो अगर भारत देश में ऐसा हो रहा तो दफ़ा 302 लग जाएगी, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो हम मनुष्य को नहीं मार सकते, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्यों? रिस्क नहीं ले सकते। तो ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स पर रिसर्च किए जाते हैं, वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं।
विभिन्न जो फिजियोलॉजी है, जैसे हमारी और चूहे की, क्योंकि दोनों प्राइमेट्स हैं, तो काफ़ी कुछ मिलता है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स यानी कि जैसे माउस को लिया गया और जो शरीर क्रिया यानी कि फिजियोलॉजी है और उसका विकास है, उसका अध्ययन करते हैं कि फिजियोलॉजी किस तरह से एक शरीर क्रिया में, जैसे मान लीजिए रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, उसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स को नियंत्रित करने वाली जो क्रियाएं होती हैं वो जीन्स के द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो उस जीन्स को क्या करेंगे, साइलेंस कर देंगे। जैसे मान लीजिए ये एक चूहा है, इसमें क्या करेंगे, जिस जीन्स के असर को देखना है उस जीन्स को साइलेंस कर देंगे। यानी कि जैसे आरएनआई, हमने पिछले भी वीडियो में चर्चा किया था आरएनएआई की, उसके द्वारा इसको साइलेंस कर देंगे, काम नहीं करेगा, या फिर इसको निकाल देंगे। दो तरीके हैं, या फिर इसको निकाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से सामान्य शरीर क्रिया और विकास का अध्ययन हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे करते हैं। दूसरा, रोगों का अध्ययन, स्टडी ऑफ डिसीज। जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे इन बीमारियों के बारे में अध्ययन करना है। हम जानते हैं कि बहुत सी बीमारियों का कारण जो होता है वो जीन्स होता है। कैंसर का भी कारण जीन्स होते हैं। कुछ जीन्स में बदलाव के कारण कैंसर होता है। तो क्या करते हैं, उस जीन्स को पहचान करके इस चूहे में कैंसर वाले जीन को पहुंचा दिया गया। अब कैंसर, उस कैंसर से होने वाला असर भी इस चूहे में देखेंगे और साथ ही साथ उसके इलाज के लिए जो क्रियाविधियां अपनाई जाएंगी, जो प्रोसेसेस अपनाए जाएंगे, वह भी देखा जाएगा कि इस जीन के कारण इसमें कैंसर उत्पन्न हुआ। अब इस कैंसर के इलाज के लिए इस पर प्रयोग किया जाएगा कि कैसे इसका ट्रीटमेंट हो। वैसे जैसे रोमेटॉइड अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऐसी गठिया बीमारी होती है जिसमें जो जोड़ होते हैं, जोड़ के बीच में जो लिगामेंट्स होते हैं, उनको हमारा शरीर एक फॉरेन मटेरियल मान के चलता है। तो उसको हमारे शरीर का ही प्रतिरक्षी तंत्र नष्ट करने लगता है। तो वो नष्ट हो जाने की वजह से वहाँ पर जब मूवमेंट होता है तो गांठों के बीच में दर्द होता है। तो इसको कहा जाता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ऐसा इसलिए होता है, कुछ प्रोटीन्स के डिस्टरबेंस के कारण होता है। तो इसमें भी जीन्स की पहचान करके इसका भी इसी तरह इलाज करते हैं इस चूहे में, माइस में। सिस्टिक फाइब्रोसिस, यह भी एक जेनेटिक बीमारी है। इसमें क्या होता है कि जो एपिथेलियल लेयर होती है हमारे अंदर के जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं, उसमें CFTR नामक एक प्रोटीन बनती है। उस एपिथेलियल को लेयर को नम रखने के लिए, नमी बनाए रखने के लिए CFTR नामक एक प्रोटीन बनती है। प्रोटीन है तो जाहिर है कि ये किसी जीन्स के द्वारा बनेगी। उस जीन्स में गड़बड़ी होने पर ये CFTR नहीं बनता, जिसके कारण जितने भी हमारे पैसेज हैं, ल्यूमेंस हैं, जितनी भी ट्यूब संरचनाएं हैं शरीर की, उन सब की जो एपिथेलियल है उसके ऊपर म्यूकस की एक मोटी परत जम जाती है। ज़्यादा दिक्कत तो लंग्स में होता है, क्योंकि लंग्स आप देखते हैं पूरी ट्यूब नुमा संरचना है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में अत्यधिक म्यूकस बनने लगता है, इतना ज़्यादा बनता है कि वो जो ट्यूब्स हैं वो चोक हो जाती हैं, जाम हो जाती हैं, बंद सी हो जाती हैं। तो अब सिस्टिक फाइब्रोसिस, इस जीन को पहचान करके इसमें डाल दिया गया। और फिर जो ट्रांसजेनिक जीन होता है जिसमें स्वस्थ CFTR को बनाने की क्षमता होती है, उस जीन को इसमें ट्रांसफ़र किया जाता है और फिर उसका प्रभाव देखा जाता है। ये सफल भी हुआ है। ट्रांसजेनिक जीन को एरोजेल के द्वारा सीधे इस रोग से, सिस्टिक फाइब्रोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति को जब दिया जाता है तो तुरंत आराम मिलता है, क्योंकि वहाँ पर फिर CFTR वो कोशिकाएं बनाने लगती हैं जिससे तुरंत उसको आराम मिलता है। इसके बाद अल्जाइमर्स। अल्जाइमर्स एक भूलने की बीमारी है।
जिसमें व्यक्ति की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। तो इस बीमारी का भी पता लगाने के लिए, जो कि इसके पीछे एक जेनेटिक कारण है, जेनेटिक कारण से यह बीमारी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैविक उत्पाद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैविक उत्पाद। एक बीमारी होती है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा एक लंग से संबंधित बीमारी होती है। इसमें क्या करते हैं, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का प्रयोग किया जाता है, जो कि इसी तरह बनाया जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल से। इसी तरह फेनिलकीटोनूरिया, PKU इसको कहा जाता है। फेनिलकीटोनूरिया एक मानसिक मंदता इसके कारण होती है। ये आनुवंशिक बीमारी है, दोनों आनुवंशिक बीमारी हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस और फेनिलकीटोनूरिया। फेनिलकीटोनूरिया में क्या होता है कि एसेंशियल अमीनो एसिड फेनिलएलेनिन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। इसको कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम होता है फेनिलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, वो किन्हीं कारणों से, जेनेटिक कारणों से नहीं बन पाता। तो अगर ये नहीं बन पाता तो फेनिलएलेनिन कुछ समय बाद जब इसका ब्लड में मात्रा बढ़ जाती है तो फेनिल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और यह फेनिल पायरुविक एसिड ब्रेन में जाके जमा होता है, और ब्रेन जो है वो उसकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है, मंद बुद्धि का बच्चा हो जाता है। तो फेनिलकीटोनूरिया में ये होता है। तो जो एंजाइम बनता है, चूंकि वह भी जीन से बनता है, तो उस जीन का अध्ययन इस तरह से करते हैं इन चूहों में, इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स में, और फिर उसका निदान और उसका समाधान, ये दोनों चीजें होती हैं। तो इस प्रकार से ये रोगों का अध्ययन होता है। अब बात करते हैं जैविक उत्पाद की, कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हम कैसे इनसे प्राप्त करते हैं। तो देखें, एक बहुत बड़ा रेंज है। सबसे ज़्यादा कह लें कि बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग हम इस क्षेत्र में करते हैं, जैविक उत्पाद प्राप्त करते हैं, अर्थात जीवों से हमें वे चीज़ें मिलती हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है। तो देखिए क्या क्या मिलता है इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं इन 1997 रोजी, ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ है। इसकी खास बात क्या थी, इसके द्वारा जिसका उत्पादन किया गया वो अल्फा लैक्टैल्बुमिन। यह क्या है, ये ह्यूमन प्रोटीन है। ये मिला हमको 2.4 पर लीटर, ग्राम पर लीटर के हिसाब से ये मिला। अब इसको जानिए, कभी कभी कुछ दुर्घटना बस कह लें कि बच्चे को जन्म देते ही माता नहीं रह जाती, यानी देहावसान हो जाता है। बच्चों के विकास के लिए माँ का दूध अत्यंत आवश्यक है। उसकी इम्यूनिटी के विकास के लिए, उसके सामान्य विकास के लिए माँ का दूध अत्यंत आवश्यक है। तो अगर बच्चा है लेकिन माँ नहीं है तो माँ का दूध कैसे मिलेगा? क्योंकि माँ के दूध में कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो उसके विकास के लिए ज़रूरी है। उन चीज़ों में एक यह भी है, अल्फा लैक्टोएल्बुमिन। बच्चों कैसे याद करेंगे? लैक्टोज शुगर होती है दूध में, और एल्बुमिन प्रोटीन होती है, जो एग प्रोटीन होती है ना, वो भी एल्बुमिन होती है। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, अल्फा लैक्टोएल्बुमिन। यह एक ऐसी प्रोटीन है जो ह्यूमन प्रोटीन है, मनुष्य में ही पाई जाती है। तो प्रोटीन है तो किसी जीन से बनती है। अब उस जीन को पहचान कर उसको निकाल के सबसे पहले 1997, यहाँ पर मैं बता दूं कि हिंदी के एडिशन में गलती से 1977 हो गया है। इसको प्यारे बच्चों गलत है, ये एक्चुअली 1997 है।
1977 उसमें लिखा हुआ है, हिंदी वाले एडिशन में एनसीईआरटी में गलती से छप गया है, आप सब उसको करेक्ट कर लेंगे। 1997 में जो पहली ट्रांसजेनिक गाय तैयार की गई उसका नाम दिया गया रोजी। ये नाम आप याद रखिएगा, रोजी नाम दिया गया। उस ट्रांसजेनिक काऊ ने सबसे पहले ह्यूमन प्रोटीन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन का निर्माण किया और अच्छी खासी मात्रा में उसके दूध में यह मिला 2.4 ग्राम पर लीटर। इसके बाद बात करते हैं टीका सुरक्षा यानी कि वैक्सीन सेफ्टी पे। तो क्या करते हैं कि जैसे कोई भी टीका क्या होता है, वैक्सीन क्या होता है, जैसे पोलियो का टीका आप जानते हैं ओरल मुख से दिया जाता है, तो टीके का पहले बाकायदा परीक्षण होता है। तो किस पर होता है? इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स पर होता है। तो सबसे पहले उनको जैसे वैक्सीनेशन जैसे मनुष्यों में दिया जाता है वैसे उनमें भी वैक्सीन दिया गया। इसके बाद उनमें ओरिजिनल पोलियो के वायरस को इंजेक्ट किया गया और उसका प्रभाव देखा गया। तो वैक्सीन क्या होता है कि जैसे किसी भी जैसे पोलियो का ही वैक्सीन है, तो वो वैक्सीन के जो वायरस होते हैं वे इतने असरदार नहीं होते कि वो पोलियो की बीमारी पैदा कर सकें, लेकिन इतने जरूर होते हैं कि उनके एंटीबॉडी हमारे शरीर में बन सकें। तो इस बात की टेस्टिंग किस पे हुई? सबसे पहले चूहों पे हुई। चूहों पर जब ये सही पाया गया, एक्चुअली ये चूहों पर हो रहा है, बंदरों पर भी किया जा रहा, तो बंदर से थोड़ा बेहतर विकल्प चूहे होते हैं। बंदरों चूंकि आकार में बड़े होते हैं बंदर और आक्रामक भी होते हैं, उनको हैंडल करना उतना आसान नहीं है जितना कि चूहों को। तो पहले ये एक्सपेरिमेंट बंदरों पे किया जाता था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये रिलायबल हो रहे हैं, चूहों पे ज़्यादा अच्छे परिणाम आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो अब धीरे धीरे यह प्रयोग चूहों पर किया जा रहा है। इनको बंदरों को हटाकर चूहों पर यह प्रयोग किया जाता है। तो जब वहां पर सब कुछ सारे परीक्षण सही पाए जाते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं आती, एलर्जी नहीं आती, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आते, यहां तक कि उनका जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको एकदम डाउन कर देते हैं चूहों का, जिसको इसके बाद वैक्सीन को इंजेक्ट करते हैं, तब देखते हैं किसी तरह का रिएक्शन तो नहीं है, किसी दूसरे अंग पर तो प्रभाव नहीं है। इन सारे परीक्षणों को बहुत बड़े पैमाने पर करने के बाद तब उसको मनुष्यों के लिए मार्केट में लाया जाता है, तब मनुष्यों पर उसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद रासायनिक सुरक्षा परीक्षण, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। हमारे आपके दैनिक जीवन में बहुत सारे केमिकल्स का प्रयोग नित्य रोज किया जाता है। कोई भी चीज़ हम ले लें, जैसे टूथपेस्ट का उदाहरण लेते हैं, टूथपेस्ट लिया या कॉस्मेटिक का ले लिया, तो कोई भी कॉस्मेटिक है वो कहीं एलर्जी का प्रभाव ना हो तो उसका सबसे पहले टेस्ट क्या करेंगे? जैसे कॉस्मेटिक है तो किसी चूहे पे उसका पहले प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि उसकी कोई एलर्जी या उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। अगर नहीं है तब उसके बाद उसको मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। तो किसी भी तरह का, चाहे वो पेस्ट हो, चाहे कॉस्मेटिक्स हो, या किसी भी तरह का जो केमिकल है जो हमारे मनुष्यों के लिए उपयोगी है, उन सब का पहले इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स पर प्रयोग करके टेस्ट किया जाता है और वहाँ जब सही पाया जाता है, सब कुछ ठीक पाया जाता है, तब उसके बाद उसको मार्केटिंग के लिए अवेलेबल किया जाता है। तो अब ये बात हो गई ट्रांसजेनिक एनिमल्स की। अब बात करते हैं नैतिक मुद्दे की, एथिकल इश्यूज की। इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो मनुष्य अपने उपयोग के लिए, अपने फायदे के लिए जंतुओं का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा। एक नैतिकता की बात आती है कि क्या वे जंतु जो इस पृथ्वी पर हमारे जैसा ही उनका भी अस्तित्व है, तो क्या हम बुद्धिमान होने के कारण उन पर अत्याचार तो नहीं कर रहे हैं? क्या उनको जीने का हक नहीं है? क्या वे इस पृथ्वी के, इस पारितंत्र के, इस ग्रह के वे सदस्य नहीं हैं? तो यही बात आती है कि इसके लिए पूरी दुनिया के लोग इकट्ठा होके, और ये कहा गया कि भाई इनका भी ध्यान रखना है। तो इसको ध्यान रखने के लिए हमारे भारत में एक संस्था का निर्माण किया गया जिसका नाम है GEAC। इसका जो फुल फॉर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग
अप्रूवल कमेटी, हिंदी में इसको कहा गया आनुवंशिक, ये पूछा जाता है अभियांत्रिक संस्तुति समिति। हमारे देश में यह जो संस्था है जेनेटिक इंजीनियरिंग के इस तरह के बायोटेक्नोलॉजी के प्रयोग का हर तरह से रेगुलेशन नियमन करती है। किसी को भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने हैं तो इससे अनुमति लेनी पड़ेगी GEAC से, और उनको अपना पूरा प्रोसीजर बताना पड़ेगा कि हम इस काम को क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की चर्चा है, अभी 2 साल पहले की है, कि ट्रांसजेनिक सरसों पे काफ़ी विवाद हुआ था। हमारे यहाँ ट्रांसजेनिक BT कॉटन आया था। तो ये संस्था अप्रूवल देती है उस काम के लिए, जो भी हमारा बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम है उसके लिए यह अप्रूवल या संस्तुति देती है इस तरह को कार्य को करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई भी संस्था या व्यक्ति कोई काम करता है, उसको कुछ ऐसी नई चीज मिलती है जो उपयोगी है, तो अपने उस ज्ञान का वह पेटेंट कराता है। पेटेंट यानी एकस्व। ये क्या होता है? देखिए, पेटेंट या एकस्व एक अधिकार है, एक राइट है, जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी बिल्कुल नई सेवा, कोई नया काम जो अभी तक ना हुआ, बिल्कुल नई सेवा, तकनीकी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो अभी तक प्रचलन में नहीं है लेकिन नई आई है और बेहतर है, प्रक्रिया, प्रोसेस, उत्पाद या डिज़ाइन के लिए प्रदान किया जाता है। दवाइयों में भी पेटेंट होता है। जैसे दवाइयों की बात करें तो सारी दवाइयों पे उसका कंपोजिशन लिखा रहता है। दवा मार्केट में आ गई तो कोई भी कंपनी देखेगी, उस कंपोजिशन को देख के वो भी दवा वैसे ही बना सकती है, क्योंकि उस पे कंपोजिशन लिखा रहता है कि ये इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो इतनी इतनी मात्रा में होते हैं। तो कोई भी कंपनी देख के उसको मिला के मार्केट में लॉन्च कर सकती है। लेकिन नहीं, इसके पहले वह अपना पेटेंट कराती है कंपनी। क्यों? क्योंकि जो बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ रिसर्च भी होते रहते हैं। जो उनके साइंटिस्ट होते हैं वो रिसर्च करते रहते हैं कि किस बीमारी के लिए कौन सी बेहतर दवा और अच्छा काम करेगी। तो वो अपना पेटेंट कराते हैं, और उस पेटेंट को कराने के बाद यदि कोई कंपनी उसी दवा को बनाना चाहे तो वह उनसे अनुमति लेगी, या वह कंपनी जिसने पेटेंट कराया है जो दाम चाहेगी वह उससे लेगी। इसके बाद वह उनको राइट देगी, अधिकार देगी कि हाँ, आप अब इस कंपोजिशन का, इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेटेंट लेने का फायदा यही है। वह पेटेंट अगर बायो प्रोडक्ट हो, किसी जीव से संबंधित हो या जीव उत्पाद से संबंधित हो, तो उसी पेटेंट को हम बायो पेटेंट कहते हैं। उसी पेटेंट को फिर हम बायो पेटेंट कहते हैं। बायो पेटेंट के बारे में एक यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग NCERT में दिया गया है। ये बात है 1997 की। एक बार यहाँ मैं फिर बता दूं कि हिंदी संस्करण में जो दिया गया है वो यहाँ पर फिर 1977 दिया गया है, जो कि गलत है, बच्चे सुधार लें। 1997 में एक अमेरिकन प्राइवेट कंपनी जिसका नाम था राइसटेक, इस कंपनी ने बासमती के लिए, बासमती आप जानते हैं बहुत ही फेमस हमारे यहाँ का चावल है, भारत में करीब 2 लाख से अधिक धान की प्रजातियां प्रचलन में हैं। अकेले बासमती की 27 से ज़्यादा वैरायटीज़ हमारे यहाँ बोई जाती हैं, उगाई जाती हैं। 1997 की बात है। राइसटेक एक अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है, उसने बासमती पर पेटेंट लिया, ऐसा कह सकते हैं, लिया उसने। और उसने कहा कि बासमती की एक वैरायटी की बनी प्रजाति से संकरण करा के जो नई प्रजाति बनाई उस पर उसने पेटेंट ले लिया। यहाँ पर भारत में विरोध हुआ कि भारत और पाकिस्तान में आज हजारों सालों से बासमती को बोया जाता है, ये हमारी जैव विविधता का एक अभिन्न हिस्सा है, हमारे यहाँ का कह लीजिए कि बायो प्रोडक्ट है।
इस पर कोई दूसरे देश का बहुराष्ट्रीय कंपनी या कोई भी दूसरा उस पर पेटेंट प्राप्त नहीं कर सकता। तो उसका विरोध हुआ कि भाई ये तो गलत बात है, ये तो बासमती हमारे यहाँ का है। तो सन 2000 में तत्कालीन भारत सरकार ने इस पर विरोध दर्ज कराया और 2002 में राइसटेक को बासमती जो नाम से जो पेटेंट लिया था उसको वापस होना पड़ा। आपको बता दें वो टेस्ट मती करके अब वो चावल बेचते हैं जो कि दूसरे नाम से है, लेकिन अब ये बासमती के नाम से नहीं है। तो बच्चों यहाँ सन का भी ध्यान रखना कि ये बात 1997 की है। 1977 हो ही नहीं सकता क्योंकि इस कंपनी आई ही अस्तित्व में 1990 में है। 1990 में ये आई ही है और करीब 250 कर्मचारी इसके काम करते हैं। तो ये चीज़ है। अब ऐसा अगर कोई कंपनी करती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बायोपायरेसी। क्या कहते हैं? बायोपायरेसी। तो मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। इस दुनिया में विकसित देश भी है, अविकसित और विकासशील देश भी है। अविकसित और विकासशील देशों के पास जैव संसाधन प्रचुर मात्रा में है, लेकिन चूंकि वे विकसित नहीं है, उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो उसका बेहतर मार्केटिंग कर सकें, बेहतर उपयोग कर सकें। लेकिन जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं या विकसित देश की कंपनियां हैं, वे इन देशों के उन जैव उत्पादों का पेटेंट कराना चाहती हैं जो कि अविकसित या विकासशील देशों में है, जैसे कि हल्दी और नीम। इस पर भी काफ़ी चर्चा हुई थी। तो हल्दी और नीम जो कि हमारे देश में, हमारे घरों में निश्चित रूप से हर घर में प्रयोग होता है। अगर शरीर में दर्द है तो हल्दी का पाउडर डाल के दूध में पिया जाता है। बाहर की चोट है तो हल्दी लगाई जाती है। नीम के बहुत सारे औषधीय गुण हैं, सभी जानते हैं। सालों से आयुर्वेद सालों से हमारे यहाँ इन सब चीज़ों का प्रयोग करता रहा है, लेकिन इस पर पेटेंट लेने का प्रयास किया गया जो कि गलत है। इसीलिए हमारे यहाँ जो इंडियन पेटेंट बिल का जो सेकेंड अमेंडमेंट है वो लाया गया, जिससे इस तरह के हमारे जो उत्पाद हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, उसका पेटेंट कोई बाहरी कंपनी या बाहरी लोग न ले सकें। इसका पूरा ख्याल रखा गया। तो प्यारे बच्चों, वीडियो के अंत में मैं कोरोना से संबंधित एक अपील के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूँगा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और तब तक पढ़ाई वही अच्छी वाली। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।